हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्री होटी ज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है सोरगम यानी कि ज्वार। यह ज्वार का प्लांट है और कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। ज्वार के बारे में महत्वपूर्ण नोट्स। ज्वार अर्थात सोरगम बाइकलर विश्व स्तर पर चौथी सबसे महत्वपूर्ण अनाज वाली फसल है और भारत में तीसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है। इसकी खेती मानव उपयोग और पशु आहार दोनों के लिए की जाती है। ज्वार अपनी गहरी जड़ प्रणाली और तनाव की स्थिति में निष्क्रिय नहीं होने की क्षमता के कारण ज्वार अन्य अनाजों की तुलना में सूखे की स्थिति को बेहतर ढंग से सहन कर सकता है। इसकी खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 40 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। ज्वार को 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म तापमान की आवश्यकता होती है और अच्छी जल निकास वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती की जा सकती है। ज्वार अर्थात सोरगम, इसका बॉटनिकल नेम है सोरगम बाइकलर और फैमिली है ग्रैमिनी यानी कि पोएसी। इसका सामान्य नाम है ज्वार ग्रेट मिलेट। विश्व स्तर पर सोरगम चौथी सबसे महत्वपूर्ण अनाज वाली फसल है और भारत में तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज वाली फसल है। ज्वार लाखों लोगों का मुख्य भोजन है, विशेष रूप से अफ्रीका और एशिया में। पोषक तत्व ज्वार में 10 से 12% प्रोटीन, 3% वसा और 70% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ज्वार का उपयोग पहला मानव भोजन के रूप में रोटी, दलिया, भुने हुए अनाज अर्थात पॉपकॉर्न की तरह ज्वार धनी का उपयोग किया जाता है। दूसरा पशु चारा। ज्वार को हरा चारा, सूखा चारा अर्थात हेज और साइलेज के रूप में उपयोग किया जाता है। ज्वार का अन्य उपयोग शराब, सिरप, बिस्कुट और बचे हुए ठूंठ से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ज्वार में गहरी जड़ प्रणाली और सूखे की स्थिति को सहन करने की क्षमता होती है। ज्वार की खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। ज्वार की कल्टीवेशन के लिए 40 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है और ज्वार के कल्टीवेशन के लिए 15 से 30 डिग्री सेल्सियस उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। ज्वार की कल्टीवेशन में अच्छी जल निकास वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टी में कृषि की जा सकती है। दक्षिणी गुजरात में विशेषतः वाणी ज्वार से मिठाई बनाई जाती है और इसमें 10% चीनी की मात्रा पाई जाती है। सोरगम अर्थात ज्वार का उद्गम उत्तरी अफ्रीका या मिस्र सूडान सीमा पर 5000 से 8000 साल पहले माना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप इसका द्वितीयक उत्पत्ति केंद्र है, जहां इसकी खेती 4500 साल पहले से की जा रही है। अफ्रीका की जंगली प्रजातियों से विकास के बाद स्वबीजारोपण की क्षमता खो गई है। भारत में खेती वाले सोरगम की आने की तारीख अनिश्चित है। संभवतः इसे अफ्रीका से आगंतुकों और व्यापारियों द्वारा लाया गया था। पूर्वी और मध्य अफ्रीका अर्थात इथोपिया या सूडान को सोरगम की उत्पत्ति का स्थान माना जाता है, क्योंकि उस क्षेत्र में उगाई जाने वाली किस्मों की सर्वाधिक विविधता है। सोरगम का वर्गीकरण। सोरगम की कल्टीवेशन में 3 प्रजातियों को मान्यता दी गई है। पहला सोरगम हेल्पेंस, यह जंगली प्रजाति है। दूसरा सोरगम प्रोपिंकम, यह जंगली प्रजाति है। तीसरा सोरगम बाइकलर, इससे खेती की जाती है। सोरगम बाइकलर को आगे 3 सब स्पीसीज में बांटा गया है। पहला स्पीसीज है सोरगम बाइकलर, इससे खेती की जाती है। दूसरा स्पीसीज है सोरगम ड्रमड्राई, यह वार्षिक खरपतवार स्पीसीज है। और तीसरा स्पीसीज है सोरगम वर्टिसिफ्लोरम, यह वार्षिक खरपतवार स्पीसीज है। हार्न और डीवेट 1972 का वर्गीकरण। हार्न और डीवेट ने 1972 में स्पाइक्लेट प्रकारों के आधार पर जीनस सोरगम का वर्गीकरण किया है। उन्होंने 5 मूलभूत नस्लें पहचानी: बाइकोलर, गिनी, कोडेटम, काफिर और दुर्रा, और 10 संकर नस्लें पहचानी: बाइकोलर, गिनी, कोडेटाइम, काफिर, नस्जीरिया,
दुर्रा, इडाइन, दुर्रा, etc। सब स्पीसीज बाइकोलर सबसे आदिम और कम उपज देने वाला स्पीसीज है। सब स्पीसीज गिनीज पश्चिम अफ्रीका में 1000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है और यह कम उपज देने वाला स्पीसीज है। तीसरा, सब स्पीसीज कॉर्डेटम, यह सूडान, चाड, नाइजीरिया और यूगांडा का प्रमुख स्पीसीज है। इसके उदाहरण हैं गिनीज और काफिर स्पीसीज। सब स्पीसीज काफिर, इसका कल्टीवेशन उत्तरी नाइजीरिया और घाना में इसकी खेती की जाती है और यह उच्च उपज देने वाला किस्म है और हाल ही में इससे उत्पादन प्राप्त किया गया है। ओके। क्षेत्र और वितरण। वैश्विक स्तर पर सोरघम अर्थात ज्वार की खेती लगभग 42.7 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है, जिसका उत्पादन लगभग 58.7 मिलियन टन है। उत्पादक देश में पहला भारत, दूसरा अमेरिका, तीसरा नाइजीरिया, चौथा सूडान, पांचवा इथियोपिया और छठवां बुर्किना फासो है। इन सभी देशों में ज्वार का कल्टीवेशन किया जाता है, जिसमें भारत सबसे पहले स्थान पर है। भारत में ज्वार 4.24 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में उगाया जाता है, जिसका कुल उत्पादन 4.78 मिलियन टन और उत्पादकता 1128 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। ज्वार भारत में प्रमुख खाद्य फसलों में तीसरे स्थान पर है और जबकि विश्व में यह चौथे स्थान पर है। महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है। उच्चतम क्षेत्र 1.94 मिलियन हेक्टेयर और उत्पादन 1.76 मिलियन टन पर। औसत उत्पादकता में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है, 30.70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, जो राष्ट्रीय औसत 11.28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से काफ़ी अधिक है। राजस्थान में 0.56 मिलियन हेक्टेयर में उगाया जाता है, 0.59 मिलियन टन और औसत उत्पादकता 10.50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ज्वार के प्रमुख उत्पादक जिले हैं अजमेर, नागौर, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, पाली और भीलवाड़ा। इन जिलों में ज्वार का कल्टीवेशन किया जाता है। ज्वार की सिंचित स्थितियाँ भारत में 10.1%, जबकि राजस्थान में 0.50% क्षेत्र है। ज्वार भारत में एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। ज्वार क्षेत्र में दूसरे स्थान पर चावल के बाद, लेकिन उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। इसकी खेती मुख्य रूप से खरीफ और रबी दोनों फसलों के रूप में की जाती है, जो कम औसत उपज का एक मुख्य कारण है। यह मुख्य रूप से सीमांत भूमि में उगाया जाता है, जो गेहूं और मक्का के लिए उपयुक्त नहीं है। यह दुनिया की प्रमुख खाद्य फसलों में से एक है। गेहूं, चावल, मक्का और ज्वार। अफ्रीका और एशिया के लाखों लोग अपने मुख्य भोजन के रूप में ज्वार पर निर्भर हैं। सोरघम की वृद्धि अवस्थाएं और सूखा सहिष्णुता का कारण। इसमें 3 अवस्थाएं होती है। पहला वानस्पतिक अवस्था, दूसरा प्रजनन अवस्था और तीसरा अनाज भरना या शारीरिक परिपक्वता अवस्था। वानस्पतिक अवस्था 0 से 30 दिन की होती है, प्रजनन अवस्था 30 से 60 दिन की होती है और शारीरिक परिपक्वता अवस्था 60 से 90 दिन की होती है। वानस्पतिक अवस्था में पौधे अपने वेजिटेटिव पार्ट्स का ग्रोथ करती हैं। प्रजनन अवस्था में पौधों में फ्लावर आता है और अनाज भरना या शारीरिक परिपक्वता अवस्था में पौधों में अनाज भरता है और वे हार्वेस्टिंग के लिए परिपक्व होती हैं। सोरघम अन्य अनाज वाली फसलों की तुलना में सूखे को बेहतर ढंग से सहन करने में सक्षम है। इसके लिए जिम्मेदार है एक असाधारण रूप से अच्छी तरह से विकसित और सूक्ष्म रेखाओं वाली जड़ प्रणाली, जो पानी को अवशोषण करने में बहुत कुशल है। इसमें प्रति पौधा एक छोटा पत्ता होता है, जो वाष्पोत्सर्जन को सीमित करता है। गर्म शुष्क परिस्थितियों में मक्का की तुलना में पत्तियां अधिक कुशलता से मुड़ जाती है। इसमें 1:310 एक प्रभावी वाष्पोत्सर्जन अनुपात है, क्योंकि पौधा एक सूखी सामग्री के एक हिस्से का उत्पादन करने के लिए पानी का केवल 310वां भाग उपयोग करता है। मक्का के लिए 1:400 के अनुपात की तुलना में इसमें पत्ती
एपिडर्मिस कार का जैसा होता है और मोम की परत से ढका होता है, जो पौधे को निर्जलीकरण से बचाता है। पानी की कमी को सीमित करने के लिए रंध्र तेजी से बंद हो जाते हैं। शुष्क अवधियों के दौरान सोरघम में लगभग निष्क्रिय अवस्था में रहने और जैसी ही स्थितियां अनुकूल होती हैं, वृद्धि फिर से शुरू करने की क्षमता होती है। भले ही मुख्य तना मर सकता है, पर जब पानी की आपूर्ति में सुधार होता है, पार्श्व अंकुरण विकसित हो सकते हैं और बीज बना सकते हैं। जलवायु संबंधी आवश्यकताएं। ज्वार यह एक शॉर्ट डे और सीफर प्लांट है। ज्वार यानी सोरघम को गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, लेकिन इसे विभिन्न जलवायु में विभिन्न परिस्थितियों में उगाया जा सकता है। पौधे अपने पूरे जीवन चक्र में किसी भी अन्य अनाज फसल की तुलना में उच्च तापक्रम को बेहतर ढंग से सहन कर सकता है। ज्वार सूखे की स्थिति को बहुत अच्छी तरह से सहन कर सकता है, क्योंकि यह नमी के तनाव के दौरान निश्चय रहता है, लेकिन अनुकूल परिस्थितियों के फिर से आने पर वृद्धि फिर से शुरू कर देता है। इसमें निर्जलीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोध, कम वाष्पोत्सर्जन अनुपात और बड़ी संख्या में रेशेदार जड़ें होती हैं। ज्वार चावल को छोड़कर किसी भी अन्य अनाज की तुलना में जल भराव की स्थिति को बेहतर ढंग से सहन कर सकता है, इसलिए इसे 40 से 100 सेंटीमीटर के बीच औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। सोरघम के बीज के अंकुरण के लिए न्यूनतम तापमान 7 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड अच्छा होता है और 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 80% बीज 10 से 12 दिनों के भीतर अंकुरित हो जाते हैं। सोरघम की इष्टतम वृद्धि के लिए 26 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। हालांकि यह 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान का सामना कर सकता है, लेकिन कम तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड से कम में पुष्पन और परागण में बाधा होने के कारण इसकी खेती को सीमित कर देता है। इसलिए उत्तर भारत में इसकी रबी की खेती संभव नहीं है। देश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से में इसे रबी फसल के रूप में उगाया जाता है। ब्लूमिंग यानी कि फूल आने के चरण में 13 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान रबी में बीज बोने के लिए हानिकारक होता है। फूल आना छोटे दिनों से तेज होता है और लंबे दिनों से विलंबित होता है। सोरघम में हेडिंग का समय तापमान और फोटो पीरियड दोनों से प्रभावित होता है। यह समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई तक उगाया जा सकता है। देश में खरीफ के दौरान सोरघम की खेती कम हो रही है, क्योंकि पुष्पन के चरण में लंबे समय तक बारिश अनाज मोल्डिंग की घटनाओं को बढ़ाती है और संक्रमण अनाज का मानव उपयोग के लिए अयोग्य हो जाते हैं। क्योंकि लंबे समय तक जब बारिश होता है तब पौधों की फ्लावरिंग के समय मोल्डिंग हो जाता है, जिससे अनाज के प्रोडक्शन में कमी आने लगती है और उसका मानव उपयोग घट जाता है। ओके। मिट्टी की आवश्यकता और खेत की तैयारी। सोरघम को विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, बशर्ते कि ड्रेनेज सिस्टम अच्छी हो। दोमट मिट्टी नियर नेचुरल होनी चाहिए। यह भारत में मुख्य रूप से अल्फी सॉल अर्थात लाल मिट्टी और वर्टिसॉल अर्थात काली मिट्टी में उगाया जाता है। इन मिट्टियों का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होता है, जिसमें लो नाइट्रोजन, लो फास्फोरस और गैर विनिमयशील पोटास होता है। ये मिट्टियाँ मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती हैं। खेत की तैयारी। अच्छी फसल स्थापना के लिए एक अच्छी तरह से तैयार सीड बेड की आवश्यकता होती है। उचित जुताई अर्थात टिलेज अंकुरित होने वाले खरपतवारों को मारकर उनके बीजों को गहरा दफन करके खरपतवारों को सीड बेड की तैयारी स्थानीय स्थितियों जैसे खरपतवार की तीव्रता, नमी की उपलब्धता और मिट्टी के क्षरण अर्थात इरोजन के जोखिम से नियंत्रण होती है। उथली और मध्यम गहरी मिट्टियों में हर साल गहरी जुताई के द्वारा खेत की तैयारी की जाती है। गर्मी में एक बार जुताई करने के बाद 2 से 3 बार हेरोइंग की आवश्यकता होती है। इसके बाद प्रति हेक्टेयर लगभग 8 से 10 टन FIM अर्थात फार्म यार्ड मैन्यूर मिलाना चाहिए। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर
8 से 10 किलोग्राम फोरेट या थीरम मिट्टी में मिलाने की सिफारिश दी जाती है। दोहरी फसल वाले क्षेत्रों में रबी फसल की कटाई के तुरंत बाद और पश्चिमी मानसून के समाप्त होने के तुरंत बाद यह किया जाना चाहिए। ढेले वाला खेत भी बाढ़ के समय अर्थात अपवाह के समय नमी संरक्षण में सहायता करता है। मानसून की शुरुआत के साथ ढेलों को तोड़ने के लिए 2 से 3 बार जोता या हेरो किया जाता है। उसके बाद प्लकिंग की जाती है। जल भराव वाली भारी मिट्टियों में जल निकासी को आसान बनाने के लिए लेवलिंग की जाती है। बुआई के समय उचित नमी होनी चाहिए। बीज दर और बुआई की विधि, उपयुक्त पौधों की संख्या, उपलब्ध नमी, मिट्टी की उर्वरता और उगाई जा रही किस्मों की शारीरिक बनावट अर्थात जीनोटाइप पर निर्भर करती है। खरीफ और सिंचित रबी मौसमों में उपयुक्त पौधों की संख्या 1.5 लाख से 2 लाख पौधे प्रति हेक्टेयर के बीच होती है। खरीफ के दौरान अनुशंसित उपयुक्त पौधों की संख्या 1,80,000 पौधे प्रति हेक्टेयर है। इसे 8 से 10 किलोग्राम बीज का उपयोग करके 45 सेंटीमीटर इंटू 12.5 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर इंटू 9.5 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाकर हासिल किया जा सकता है। रबी मौसम में कम होती नमी की स्थिति में 1,35,000 पौधे प्रति हेक्टेयर प्राप्त होते हैं। हालांकि सिंचित या अनुसिंचित मिट्टी की नमी की स्थिति में 1,80,000 पौधे प्रति हेक्टेयर के साथ अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर उपयुक्त है। इसके लिए बीज दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त है। उत्तर भारत में ज्वार को छिड़क कर अर्थात ब्रॉडकास्ट मेथड के द्वारा और हल के पीछे पंक्तियों में बोया जाता है। संकर या उन्नत किस्म की बीजों को हमेशा अधिक उपज प्राप्त करने के लिए पंक्तियों में बोना चाहिए। सोरघम अर्थात ज्वार एक लंबा बढ़ने वाला पौधा है और पारंपरिक छायांकन से बचाने के लिए बुआई को हमेशा सूर्योदय से सूर्यास्त की दिशा में करनी चाहिए। नमी सीमित वातावरण में युग्मित पंक्ति बुआई पैटर्न को आशाजनक माना गया है। युग्मित पंक्ति बुआई प्रणाली में 30 से 60 सेंटीमीटर और 45 से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई की जाती है। बीज को 5 ग्राम इमिडाक्लोप्रिड 70 WS प्लस 2 ग्राम कार्बेंडाजिम अर्थात बावस्टिन प्रति किलोग्राम सोरगम बीज के साथ या थियोमेथोकसाम प्रति किलोग्राम बीज के साथ उपचारित करें। कीट और मिट्टी से होने वाली बीमारियों के प्रकोप से बचाने के लिए बीज उपचार किया जाता है। पंक्तियों में 15 से 20 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी बनाए रखने के लिए पौधों को 2 चरणों में पतला किया जाना चाहिए। पहली थिनिंग उभरने के 10 से 15 दिन के बाद, दूसरी बुआई के 20 से 25 दिन के बाद की जानी चाहिए। थिनिंग में सभी रोगग्रस्त और कीट संक्रमित पौधों को हटा दिया जाना चाहिए। सोरघम बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम इंटरक्रॉपिंग, इसमें ज्वार के साथ अरहर, सूरजमुखी, मूंग, सोयाबीन का कल्टीवेशन किया जाता है। इसमें जीनोटोपस CSH 16, 17, 18 है। ज्वार और अरहर का रेशियो 2:1 है। इंटरक्रॉपिंग में खरपतवारनाशी अर्थात शाकनाशी का उपयोग ना करें। चारा के लिए अर्थात लोबिया वाली फसल का रेशियो होता है 2:2। क्रमिक फसल, खरीफ फसल के बाद रबी फसल की कल्टीवेशन के लिए केन अनुपात वर्षा 700 मिलीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जिसमें मॉइस्चर युक्त सॉइल में इसकी सोइंग की जाती है। उपयुक्त फसल है इसके लिए चना, कुसुम और सरसों, इनकी सोइंग की जाती है। अनुक्रमण फसल को बेहतर बनाने के तरीके, फसल को 1 सप्ताह पहले काटा जाना चाहिए। न्यूनतम जुताई अर्थात मिनिमम टिनेज की जानी चाहिए। सर्दी की फसल की ड्रिलिंग की जाती है और अंगता खेती प्रणाली अपनाई जाती है। सिद्ध प्रणालियाँ उत्तर भारत में ज्वार गेहूँ, ज्वार आलू, ज्वार कपास और ज्वार टमाटर के साथ इंटरक्रॉपिंग किया जाता है और दक्षिण भारत में ज्वार कपास, ज्वार राबी, ज्वार तंबाकू, मूंगफली ज्वार राबी, ज्वार रागी या मूंगफली के साथ कल्टीवेशन किया जाता है। फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट, ज्वार एक अत्यधिक पोषक शोषक फसल है, लेकिन सीमित नमी के कारण उर्वरक प्रयोग की आवश्यकता अधिक होती है। ज्वार में संकर या मिश्रित किस्मों को
देसी किस्मों की तुलना में अधिक उर्वरक की आवश्यकता होती है। वर्षा आधारित और सिंचित परिस्थितियों में उर्वरक वर्षा आधारित फसल के लिए 10 टन प्रति हेक्टेयर FIM, 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन और 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर P2O5 का प्रयोग किया जाता है। सिंचित परिस्थितियों के लिए 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन और 30 से 40 किलोग्राम P2O5 का प्रयोग किया जाता है। प्रयोजन अर्थात एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर के लिए सारा फास्फोरस और 50% नाइट्रोजन को बुआई के समय बेसल के रूप में प्रयोग किया जाता है। शेष 50% नाइट्रोजन को बुआई के 30 से 40 दिन के बाद फूल आने पर अर्थात कली आने की शुरुआत के समय बेड प्लेसमेंट मेथड के द्वारा टॉप ड्रेसिंग से किया जाता है। स्वीट सूडान ग्रास के लिए प्रत्येक कटाई के बाद 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर दिया जाता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जस्ता की कमी वाले क्षेत्रों के लिए 3 साल में एक बार 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का मिट्टी में प्रयोग 0.2% जिंक सल्फेट को 2 बार मिट्टी में स्प्रे किया जाता है। ओके। आयरन की कमी वाली फसलों में 0.1% फेरिक सल्फेट का प्रयोग या एक स्प्रे किया जाता है। सीजनल फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन अर्थात मौसमवार उर्वरक अनुशंसाएं खरीफ सीजन के लिए अर्थात बरसात का मौसम के लिए हल्की मिट्टी और कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए बुआई के समय 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम P2O5 और 20 किलोग्राम K2O दिया जाता है। बुआई के समय 30 से 35 दिन के बाद DAP, ये DAS हो गया है, ये DAP है, ओके, को 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दिया जाता है। ओके। और साथ ही साथ 30 किलोग्राम नाइट्रोजन भी दिया जाता है। मध्यम गहरी मिट्टी और मध्यम से उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए बुआई के समय 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम P2O5 और 40 किलोग्राम K2O दिया जाता है। बुआई के 30 दिन के बाद एक और 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रोवाइड किया जाता है। ओके। रबी सीजन के लिए अर्थात बरसात के बाद के मौसम के लिए वर्षा आधारित उथली फसल या उथली से मध्यम मिट्टी के लिए 40:20:00 अनुपात के लिए प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बेसल के रूप में NPK प्रोवाइड किया जाता है। रबी सीजन में वर्षा आधारित गहरी मिट्टी के लिए 60:30:00 किलोग्राम NPK प्रति हेक्टेयर बेसल के रूप में प्रोवाइड किया जाता है। सिंचित स्थितियों के लिए 80:40:40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन को 2 बराबर भागों में 50% बेसल के रूप में और 50% बुआई के 30 से 35 दिन के बाद और फास्फोरस को पूरा का पूरा दिया जाता है। ओके। ज्वार में जल प्रबंधन अर्थात वाटर मैनेजमेंट मुख्यतः खरीफ में वर्षा आधारित और रबी में संरक्षित नमी में ज्वार उगाई जाती है। जल की आवश्यकता 30 से 50 सेंटीमीटर खरीफ और रबी में और 60 से 70 सेंटीमीटर ग्रीष्म में जल की आवश्यकता होती है। ग्रीष्मकालीन ज्वार केवल सिंचाई पर निर्भर करती है। सिंचाई की उपलब्धता के आधार पर ग्रीष्म में सुरक्षात्मक और रबी सीजन में सिंचित क्षेत्रों में ज्वार की कल्टीवेशन किया जाता है। अंगेती बुआई यानी कि मार्च से जून में 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। हालांकि जून से जुलाई बुआई में वर्षा पर निर्भरता के साथ 1 से 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई की अवस्थाएं: पहला, पीक जल आवश्यकता अर्थात बूटिंग से बीज बनने की अवस्था तक सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। इसी को क्रिटिकल स्टेज भी कहते हैं। ओके। यदि 2 सिंचाइयाँ उपलब्ध हो तो फ्लावर प्रीमोर्डियल इनिशिएशन और फ्लावरिंग के समय दिया जाना चाहिए। ज्वार में इरिगेशन जर्मिनेशन के समय घुटने तक ऊंचाई होने पर अर्थात 30 से 35 दिन के होने पर दिया जाता है। ध्वज पर्ण अर्थात फ्लैग लीफ या 50 से 55 दिन का होने पर इरिगेशन दिया जाता है। ज्वार में फ्लावरिंग यानी कि पुष्पन के समय 70 से 75 दिन में दिया जाता है। और दाना बनने के समय, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दाना बनने के समय या दाना बनने की अवस्था में या ग्रैंड फॉर्मेशन की अवस्था में 100 से 105 दिन में इरिगेशन दिया जाता है। केवल एक सिंचाई उपलब्ध होने पर फ्लावरिंग प्रीमेडियल इनिशिएशन या बूट लिप स्टेज में दिया जाता है
और यह मिट्टी की नमी की उपलब्धता पर निर्भर करता है। ओके। खरपतवार प्रबंधन। खरीफ सीजन में वर्षा आधारित परिस्थितियों में खरपतवार फसल के साथ ही अंकुरित होते हैं। बुआई के शुरुआती 30 से 45 दिन फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होती है। इसी को क्रिटिकल अवधि भी कहते हैं। फसल को इस अवधि में खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। रबी और जायद मौसम में हाथ से निंदाई और कुदाली से खरपतवार नियंत्रण होता है। खरीफ में रुक रुक कर बारिश होने के कारण निंदाई थोड़ी मुश्किल होती है। खरपतवार नियंत्रण न होने पर उपज में 20 से 60% की कमी होती है। खरीफ सीजन में ज्वार के प्रमुख खरपतवार हैं सांवा, मरका, कोदो, बंदर बंदरी, मोथा, वंचरी, दूब घास और नरकुल। ये ज्वार के प्रमुख खरपतवार हैं। खरपतवार नियंत्रण के तरीके। 3 और 5 सप्ताह पुरानी फसल में हाथ से और कुदाली से खरपतवार हटाया जाता है। 3 और 5 सप्ताह पुरानी फसल में एट्राजीन 1.0 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 800 से 1000 लीटर पानी में मिलाकर बुआई के ठीक बाद प्रयोग जाता है या छिड़काव किया जाता है। और हाथ से निंदाई या कुदाली से खरपतवार हटाकर हर्बिसाइड का एकीकरण 35 से 40 किलोग्राम DAP का छिड़काव किया जाता है। ओके। जड़ परजीवी खरपतवार अर्थात विचड्यू के लिए जनसंख्या कम हो तो हाथ से खींचकर हटाया जाता है, अन्यथा 2,4-D का सोडियम साल्ट का 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 20 से 60 दिन पर पोस्ट इमरजेंस का प्रयोग किया जाता है। ज्वार में रोग प्रबंधन अर्थात सोरघम डिसीज मैनेजमेंट। पहला है डाउनी मिल्ड्यू। इसका बॉटनिकल नेम है स्क्लेरोस्पोरगा सोरगी। संक्रमण के लक्षण। पीले पीले संकीर्ण पत्ते दोनों तरफ कवक के सफ़ेद कोमल विकास से ढके होते हैं। इसके प्रभाव से पौधे बौने रह जाते हैं और स्थायी रूप से सूख जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए मेटालेक्सिस या रिडोमिल का 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज या एग्रोसेन या जीएन या सोरेसेन का 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज पर उपयोग किया जाता है। सेकेंडरी संक्रमण को कम करने के लिए डिथेन Z78 का या रिडोमिल MZ का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी से छिड़काव किया जाता है। दूसरा है एंथ्रेक्नोज। इसका बॉटनिकल नेम है सर्कोस्पोरा सोरगी। इसका लक्षण है पत्तियों और पौधों के निचले हिस्से पर छोटे धब्बे बनते हैं। बाद में ये धब्बे ऊपर की ओर फैल जाते हैं। पत्तियों के धब्बे केंद्र में हल्के भूरे और किनारों पर गहरे रंग के होते हैं। इसके नियंत्रण के लिए एग्रोसेन 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज पर बीज उपचार किया जाता है। इसके बाद बीजेन का 0.2% का छिड़काव किया जाता है। इसका महत्वपूर्ण समय है बुआई के 35 दिन के बाद से शुरू करके 10 दिनों के अंतराल पर छिड़काव किया जाता है। तीसरा है ग्रेन स्मट यानी कि अनाज का स्मट। इसके प्रभाव से विकृत फीके पड़ जाते हैं और उसमें काले बीजाणु द्रव्यमान होते हैं, जैसे कि इस तरह आप देख रहे होंगे। ओके। इसके नियंत्रण के लिए वीटावेक्स या प्लांट वेक्स 0.2% के छिड़काव द्वारा इसके गंभीरता को कम किया जाता है। चौथा है लाल पत्ती धब्बा रोग अर्थात रेड लीफ स्पॉट। इसका लक्षण पत्तियों पर अनियमित हल्के भूरे धब्बे और लाल रंग के भूरे किनारे के साथ इसका लक्षण दिखाई देता है। इसके नियंत्रण के लिए मिट्टी की उर्वरता शक्ति को सुधारा जाता है और बारू घास का उन्मूलन किया जाता है। कीट प्रबंधन या ज्वार का सूट फ्लाई या ज्वार का प्रमुख कीट है और इसका प्रकोप अंकुरण से 1 महीने तक सर्वाधिक होता है। इससे सर्वाधिक नुकसान लार्वा के बढ़ते समय होता है और इसका लक्षण है केंद्रीय पत्ता का सूखना या मुरझाना। इसी को ही डेड हेड भी कहा जाता है। सूट फ्लाई का हमला मार्च से मध्य मई और मध्य जुलाई से सितंबर में सर्वाधिक होता है। इससे बचाव के लिए ज्वार का बुआई मध्य मई से जून तक करना उत्तम होता है। प्रबंधन के तरीके। पहला अंगेती बुआई। मानसून के आने से 7 से 10 दिनों के भीतर बुआई की जाती है। उच्च बीज दर पर देरी से बुआई के मामले में 10% उच्च बीज दर अर्थात 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की बुआई की जाती है। मृत पौधों को हटाना अर्थात डेड हार्ट वाले पौधों को साप्ताहिक रूप से हटाकर नष्ट किया जाता है। ज्वार में इंटरक्रॉपिंग में ज्वार को 2:1 के अनुपात में
ज्वार और अरहर को लगाया जाता है। बीज उपचार में इमिडाक्लोप्रिड का 70 WS 5 ml प्रति किलोग्राम में या थियोमेथोक्सम 70 WS 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज पर उपचार किया जाता है। मिट्टी में कार्बोफ्यूरान 3 ग्राम ग्रेन्यूल्स 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय स्प्रे किया जाता है। अंकुरण के बाद अंडे देने के समय। ओके, सूट फ्लाई किस प्रकार ज्वार के पौधे को नुकसान देता है उसे समझते हैं। ये सूट फ्लाई का अंडा वाला स्टेज है और ये अंडे सूट फ्लाई पौधे की पत्तियों पर ही देते हैं। ओके, और ये लार्वा स्टेज है और इसी स्टेज में पौधों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि लार्वा बहुत ज़्यादा ही पौधों की पत्तियों को खा देता है या फिर उनकी पत्तियों का रस को चूस लेता है, ठीक है, जिससे पौधों की पत्तियों में डेड हेड हो जाता है। ओके, और ये लार्वा का वयस्क का स्टेज है जिसमें सूट फ्लाई एक एडल्ट हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा नुकसान देने लगता है, ठीक है। ये भी ज्वार का तना छेदक कीट या स्टेम बोरर ऑफ सोरघम। तना छेदक कीट ज्वार का एक प्रमुख कीट है। यह फसल पर अंकुरण के 2 सप्ताह के बाद से लेकर परिपक्वता तक हमला करता है। इससे लक्षण और क्षति: पत्तियों पर अनियमित आकार के छोटे छेद हो जाते हैं। पत्तियों के गुच्छे को लार्वा भोजन के रूप में ग्रहण करता है। केंद्रीय सूट सूख जाता है जिसे डेड हेड भी कहा जाता है। तने के अंदर व्यापक सुरंगें हो जाती हैं, पेंडुकल सुरंगें, जिससे पेंडुकल टूट जाती हैं। ओके, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसे याद रखिएगा कि स्टेम बोरर की वजह से पेंडुकल यानी कि उनकी तना टूट जाता है। पूरे या आंशिक रूप से चिफी पेनिकल्स खराब हो जाते हैं। ओके, इस कीट की व्यवहार: युवा फसल में बढ़ता हुआ अंकुरण अर्थात सूट सूख जाता है और परिपक्व फसल में इल्लियाँ तने के अंदर भोजन करते हुए पाई जाती हैं। ओके, कीट नियंत्रण के लिए 1000 ग्राम कार्बरिल 50 WPS को 500 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। स्प्रे का समय बुआई के 20 दिन बाद और छिड़काव के 10 दिन बाद स्प्रे को दोहराना चाहिए। फसल की कटाई के बाद गहरी जुताई अवश्य करनी चाहिए। स्टेम बोरर की वजह से पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं और प्लांट का मेन स्टेम यानी कि जो मेन पत्तियां होता है, जो स्टेम से लगा होता है, वो सूख जाता है और उसी को ही डेड हेड भी कहा जाता है। ओके, पत्तियों के तने में सुरंगें कर देता है जिससे इनका पेडुकल टूट जाता है। ओके, ये आपका एग्जाम्पल है, जैसे कि इसका पेडुकल टूट चुका है सुरंगे की वजह से। और ये है आपका वयस्क स्टेम बोरर कीट, जो कि कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, ठीक है। फॉल आर्मीवर्म ज्वार का एक प्रमुख कीट है। इसका साइंटिफिक नेम है स्पोडोपोटेरा फ्यूजीपाडा। भारत में इसका उद्भव मई 2018 में शिवमोगा कर्नाटक में हुआ है और इस पर रिपोर्ट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर शिवमोगा ने दिया है। भारत में इसका फैलाव 4 वर्ष के भीतर 90% से अधिक क्षेत्रों में हुआ है और यह एक बहुरूपिया कीट है। फॉल आर्मीवर्म मक्का का सबसे विनाशकारी कीट है और इसका पसंदीदा खाद्य परिवार है ग्रैमिनी। विशेष रूप से मक्का और ज्वार में इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। ओके, क्षति के लक्षण: फर्स्ट एंड सेकंड इन स्टार, यह पत्तियों को खुरसते हैं और ऊपरी एपिडर्मिस को हटाते हैं और चांदी जैसा झिल्ली हिस्सा को छोड़ देते हैं। थर्ड इन स्टार, यह वोर्ल में प्रवेश करते हैं और पत्तियों में टेढ़े मेढ़े छेद बनाते हैं। फिफ्थ इन स्टार, यह वर्षली भोजन करते हैं और 1 से 2 लार्वा पूरे वोर्ल पर डिफोलेशन कर देता है। सामान्य प्रबंधन के उपाय: मिट्टी की गहरी जुताई की जानी चाहिए जिससे फॉल आर्मीवर्म लार्वा और प्यूपा धूप जैसे प्राकृतिक शत्रुओं के सामने उजागर हो जाए। दूसरा है समकालीन रोपण अर्थात बुआई की सही अवधि में फसल को बोना चाहिए। तीसरा है फेरोमोन ट्रैप अर्थात 1 हेक्टेयर में 10 से 12 फेरोमोन ट्रैप का यूज़ करना चाहिए जिससे इंसेक्ट इनके तरफ आकर्षित हो सके। चौथा संग्रह और विनाश, अंडे और लार्वा को नष्ट करना चाहिए। प्रति हेक्टेयर 25 पक्षियों को बुआई के तुरंत बाद बिठाना चाहिए। यह पक्षी मांसाहारी होते हैं जिससे प्लेग ड्रोगो और सवालों को यह लार्वा को खाते हैं। अनुशंसित कीटनाशक: CIB और RC द्वारा अनुशंसित कीटनाशक क्लोरानट्रानिलिप्रोल 18.5 SC का 0.4 ml प्रति लीटर, स्पाइनेटोरम
11.7% SC का 0.5 ml, थियामेथोकास 12.6% प्लस लैम्बडा साइलोथीन 9.5% ZC का 0.25 ml प्रति लीटर से कीटनाशक किया जाता है। बीज उपचार के लिए हाल ही में साइट्रानिलिप्रोल 19.8% प्लस थियामेथोक्साम 19.8% FS से 6 ml प्रति kg से बीज उपचार किया जाता है। फॉल आर्मीवर्म और अन्य हानिकारक कीट का तुलनात्मक अध्ययन। ए, कीटों का तुलना और विभिन्न अवस्थाएं। बी, फॉल आर्मीवर्म के नुकसान के लक्षण। सबसे पहले ए का देखते हैं। फॉल आर्मीवर्म, इसका साइंटिफिक नेम है स्पोडोफोर्जीपाडा। दूसरा है अमेरिकन बेलवर्म और इसका साइंटिफिक नेम है हेलिकोवर्पा आर्मीजोरा। तीसरा है तंबाकू कटवर्म, इसका साइंटिफिक नेम है स्पोडोप्टेरा लिटूरा। चौथा है तना छेदक, इसका साइंटिफिक नेम है चाइलोपार्टेलस। फॉल आर्मीवर्म का वोलर नुकसान कुछ इस प्रकार होता है। ये पत्तियों में छेद कर देते हैं और बहुत सारी संख्या में होते हैं। ओके, वोलर का पूर्ण विकसित लार्वा का नुकसान कुछ इस प्रकार होता है। ये पूरे पत्तियों को छेद कर देती हैं, छिद्र कर कर यहाँ पे नुकसान पहुँचा देती हैं। ठीक है। बी, फॉल वर्म के नुकसान के लक्षण देखते हैं। पहला है भुट्टे को नुकसान पहुँचाता है। यह भुट्टे के अंदर चला जाता है और उसे धीरे धीरे काट कर खराब कर देता है। ठीक है। यह पत्तियों की सतह को खुरचता है और उसमें श्लेष्मा झिल्ली के आते तक खुरच कर छोड़ देता है, जिससे पत्तियां खराब हो जाती हैं। ठीक है। इसमें यह तने में छेद कर देता है। छोटे छोटे छिद्र कर देने की वजह से पौधे खराब हो जाती हैं। ओके, और ये भुट्टों के अंदर भी चला जाता है और ये कुछ इस प्रकार खराब करता है। ठीक है। वोलर नुकसान, ये भुट्टे के तने के अंदर चला जाता है और उसे बीज से खोखला कर देता है। ओके, इसमें मक्का के पौधे का जांच करना चाहिए और फसल रोटेशन के साथ कीटनाशक का भी उपयोग करना चाहिए। ओके, अक्टूबर नवंबर के दौरान सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इन्हीं मौसम में और इसी समय सबसे ज़्यादा इनका प्रकोप होता है। ओके, ज्वार में साइनेट और नाइट्रेट विषाक्तता। ज्वार में साइनेट, जिसे प्रूसिक एसिड भी कहा जाता है, और नाइट्रेट हो सकते हैं। ज्वार गर्म और शुष्क परिस्थितियों में अर्थात सूखा में पौधे तनावग्रस्त होते हैं और विषाक्त पदार्थों का संचय करते हैं। जुगाली करने वाले जानवर जैसे गाय भैंस जब इन फसलों को खाते हैं या इन चारों को खाते हैं तो उनकी मौत हो सकती है। ज्वार से रसायन विषाक्तता। जानवर साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड से विषाक्त हो सकते हैं, लेकिन कुछ सुरक्षित हैं। ओके, जानवर के पेट में ग्लाइकोसाइड यानी कि जल अपघटित होकर हाइड्रोजन साइनाइड मुक्त करता है। साइनाइड लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन की रिहाई को रोकता है और ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी कर सकता है। फसल के जीवन चक्र के दौरान जोखिम। मुरझाना, कुचलना, सूखा, पाला और ओले और कटी क्षति के समय अधिक जोखिम होता है। तनावग्रस्त पुनर्वृद्धि सबसे खतरनाक है। पुष्पन और बीजारोपण के दौरान सबसे कम जोखिम होता है। ओके, साइनाइड का सुरक्षित स्तर। विभिन्न किस्मों में साइनाइड का संचय अलग अलग होता है। दाना और मीठा ज्वार उच्च स्तर रखते हैं। सोरघम, अल्मूल और जॉनसन ग्रास सबसे खतरनाक होता है और सिल्क सोरघम सबसे सुरक्षित होता है। साइनाइड की सांद्रता मिलीग्राम प्रति केजी या ppm में मापी जाती है। सामान्य ज्वार 400 से 900 मिलीग्राम प्रति केजी साइनाइड रखता है। ओके, अंगूठे का नियम यानी कि रूल ऑफ थंब। साइनाइड 600 मिलीग्राम से अधिक प्रति केजी चराई वाले जानवरों के लिए जोखिम है और 200 ग्राम से कम साइनाइड मिलीग्राम प्रति केजी सूखे जानवरों के लिए भी खतरा है। ओके, अर्थात 600 ग्राम हरे चारे में और सूखे चारे में 200 मिलीग्राम यदि साइनाइड हो तो ये जानवरों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ओके,
खतरनाक चारे से साइलेज बनाना अर्थात सूखा चारा बनाना या हेज बनाना खतरनाक होता है, इसलिए अंतिम उत्पाद का जांच करना चाहिए। ओके। ज्वार में नाइट्रेट विषाक्तता। नाइट्रेट कई प्रकार के खरपतवार, फसलों और चारागाह पौधों जैसे चारा ज्वार, अनाज ज्वार, सूडान घास, संकर और मोती बाजरे में जमा हो सकता है। पौधे तब नाइट्रेट जमा करते हैं जब मिट्टी में नाइट्रेट उच्च होता है, लेकिन यह स्थितियां सामान्य पौधों के विकास के लिए अनुकूल नहीं होती है। जानवरों के रुमेन में मौजूद बैक्टीरिया पौधों के नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदल देता है। अत्यधिक नाइट्रेट और नाइट्राइट रुमेन की दीवार से रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाते हैं। नाइट्राइट सामान्य लाल रक्त कोशिकाओं को लाल हीमोग्लोबिन को भूरे रंग में मेथोग्लोबिन में बदल देता है, अर्थात नाइट्रेट हीमोग्लोबिन को मेथा हीमोग्लोबिन में बदल देता है। ओके, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। मेथीमोग्लोबिन ऑक्सीजन नहीं ले जा सकता। यदि 75% से अधिक हीमोग्लोबिन बदल जाता है तो यह ऑक्सीजन ले जाने से रोकता है, जिससे जानवर की मृत्यु हो जाती है। ओके। प्रभावित करने वाले कारक। पौधों में नाइट्रेट का संचय कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे उच्च मिट्टी में नाइट्रेट सांद्रता, नाइट्रोजन उर्वरक आवेदन, उच्च खाद्य जमाव प्रति और सूखा। कम प्रकाश संश्लेषण के कारण पौधे नाइट्रेट को प्रोटीन में बदलने में असमर्थ होते हैं। पौधों में नाइट्रेट का संचय सूखा और सूखे के बाद की बारिश और मौसम में बदलाव की वजह से नाइट्रेट का संचय होता है। ओके। ठंड मौसम, मुरझाना, शाकनाशी आवेदन और कीटों की क्षति से भी होता है। ओके। स्थायित्व और सुरक्षित स्तर। ज़्यादातर नाइट्रेट पौधों के ऊपरी और डंठलों में केंद्रित होता है। विषाक्त मात्रा में नाइट्रेट घास में बना रहेगा। ओके। पौधों के लिए नाइट्रेट की सुरक्षित सांद्रता 1.5% या KNO3 बेस्ट माना गया है। ओके। पोटेशियम नाइट्रेट के समकक्ष वाले पौधों को हानिकारक माना गया है। ठीक है। जानवर 3% तक की सांद्रता के लिए अभ्यस्त हो सकते हैं, लेकिन चारे के सेवन में अचानक वृद्धि या मोनोसिंस प्लेसमेंट जोड़ने पर विषाक्त हो सकता है। ओके। चारे के रूप में सोरघम के उपयोग के नियम। चारे के रूप में ज्वार के उपयोग के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश साइनाइड और नाइट्रेट के विषाक्तता को कम करने में मदद कर सकते हैं। तनावग्रस्त पौधे जब पुनः अंकुरित हो रहा हो, उस पर चराई से बचें। चराई में तब तक देरी करें जब तक पौधे छोटी किस्मों के लिए 45 सेंटीमीटर और लंबी किस्मों के लिए 75 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचे न हो जाए। फूल वाले पौधे या दानों से पशुओं के विषाक्त होने की संभावना कम होती है। भूखे पशुओं को न चराएं, क्योंकि पशुओं के विषाक्त होने की संभावना अधिक होती है जब वे कम समय में ज्वार की बड़ी मात्रा खा जाते हैं। पहले घंटे में पशुओं की बारीकी से निगरानी करें और पहले कुछ दिनों के लिए दिन में कम से कम 2 बार नज़र रखें। सल्फर युक्त लिस्क या ब्लास्क या गुड़, जो स्वाभाविक रूप से सल्फर से भरपूर होता है, उनके साथ पशुओं को चारा प्रदान करना चाहिए, क्योंकि ज्वार में सल्फर कम होता है और सल्फर लीवर को साइनाइड यानी कि विषमुक्त करता है। चारा के रूप में उपयोग करने से पहले साइनाइड और नाइट्रेट के स्तरों के लिए फसलों का परीक्षण करें। यदि सुरक्षा के बारे में संदेह हो तो चराई के लिए असुरक्षित फसलों का उपयोग ना करें और ना ही सूखा चारा बनाने के लिए उपयोग करें। खतरनाक ज्वार को साइलेज बनाने से साइनेट की मात्रा कम हो जाएगी, लेकिन उपयोग करने से पहले अंतिम उत्पाद का परीक्षण किया जाना चाहिए। ज्वार का प्रभाव। ज्वार एक ऐसी फसल है जो मिट्टी को थका देती है। यह अधिक मात्रा में पोषक तत्वों को हटा देती है, इसलिए ज्वार और कपास जैसी 2 फसलों को एक साथ नहीं लगाना चाहिए। इसके बजाय ज्वार के बाद दलहनी फसल को लगाई जा सकती है। ऐसा अनुभव किया गया है कि ज्वार के बाद आने वाली कुछ फसलें ज्वार की फसल द्वारा छोड़े गए कुछ विषैले प्रभावों के कारण अच्छी तरह से पनप नहीं पाती हैं।
इसे अच्छी खाद FIM के साथ बाद वाली फसल के अच्छे खाद अनुप्रयोग और हरी खाद या फसल रोटेशन या ज्वार मिश्रित खेती के रूप में मुकाबला किया जा सकता है। सूखा शमन आकस्मिक योजना के माध्यम से मानसून की जल्दी शुरुआत के साथ बुआई की सिफारिश की जाती है ताकि अधिक उपज सुनिश्चित हो सके। मानसून की जल्दी शुरुआत के बाद लंबा अंतराल नमी बचाने के लिए बार बार निंदाई गुड़ाई, घास फूस से ढकना और जैसी इंटरकल्चरेशन क्रियाएं करें। यदि नमी की गंभीर तनाव हो तो नमी के तर्कसंगत उपयोग के लिए थिनिंग के द्वारा पौधों की संख्या 1 से 2 कम कर दी जाती है। मानसून में देरी। मानसून में 2 से 3 सप्ताह की देरी होने पर अल्पकालिक किस्में जैसे CSH23 को प्राथमिकता दें। बीज दर को 1.5 गुना बढ़ाएं और बुआई से पहले प्रति एकड़ 20 किलोग्राम कार्बोफ्यूरान या फोरेट को पंक्तियों में डालें ताकि सूट फ्लाई के हमले से बचा जा सके। बीज बुआई के बाद 2 मिलीलीटर प्रति लीटर एंडोसल्फान का छिड़काव करें। लंबा मानसून और परिपक्वता पर अत्यधिक बारिश। बीज के विकास के चरण में यह स्थिति दाना मोल्ड से नुकसान बचाने के लिए शारीरिक परिपक्वता यानी कि फिजिकल मैच्योरिटी पर फसल की कटाई करें। वैकल्पिक रूप से 0.3% डाइथेन M45 का फंजीसाइड मिश्रण का 3 बार 10 दिनों के अंतराल पर 50% फूल आने के बाद छिड़काव करें। मानसून की विफलता। यदि बुआई के बाद मानसून विफल रहता है तो वैकल्पिक पौधों या वैकल्पिक पंक्तियों को उखाड़कर पौधों की संख्या 1 से 2 कम कर देना चाहिए। आंशिक विफलता और अत्यधिक देरी वाले मानसून के मामले में हल्की मिट्टी में अरंडी, मोती बाजरा और कुल्थी जैसे वैकल्पिक फसलें उगाई जा सकती है। स्वीट सोरघम एक आशाजनक वैकल्पिक जैव ईंधन फसल है। मीठी ज्वार अनाज ज्वार जैसी ही है, लेकिन गन्ने की तरह अपने डंठल में 10 से 15% चीनी जमा करती है। यह गन्ने की तुलना में कम पानी और इनपुट आवश्यकता वाली फसल है, जिससे शीरा प्राप्त होता है। रस निकलने के बाद खोई का उच्च कैलोरी मान होता है, जिससे बिजली पैदा की जा सकती है। खोई को पशु चारे और दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल के लिए एक सबस्ट्रेट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैव ईंधन में बायोमास रूपांतरण से प्राप्त ईंधन, साथ ही ठोस बायोमास, तरल ईंधन और विभिन्न बायोगैस शामिल है। बायोमास और चीनी विवरण। कुछ मीठी ज्वार लाइनें कुछ बायोमास का लगभग 78% रस पैदा करता है। इसमें 15 से 23% तक घुलनशील किण्वन योग्य चीनी होती है। गन्ने की तुलना में 14 से 16% तक होती है। ज्वार में चीनी मुख्य रूप से सुक्रोज 70 से 80%, फ्रक्टोज और ग्लूकोज से बनी होती है। मीठी ज्वार की किस्मों में और संकर ज्वार की किस्मों में 50 टन प्रति हेक्टेयर तक अत्यंत उच्च डंठल पैदावार 18 से 22% तक रस वृक्ष होते हैं। डेटा टेबल का सारांश। विभिन्न प्रविष्टियों जैसे SSV 84, CSV 19SS आदि की तुलना। रिलीज का वर्ष 1922, फूल आने के दिन, परिपक्वता का दिन, ताज़ा डंठल पैदावार, वृक्ष परसेंट, रस पैदावार, परिकलित एथेनॉल और पैदावार। रिलीज का दिन 2005, फूल आने के दिन से पहले 78 से 84 दिन पहले, परिपक्वता के दिन के पहले 119 से 124 दिन पहले। ताज़ा डंठल पैदावार 35 से 52, वृक्ष परसेंट 17 से 18%, रस पैदावार 12,000 से 18,000 और परिकलित एथेनॉल पैदावार 10,000 से 13,000 लीटर प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। परिपक्वता के दिन 2011 CSH 22SS में सबसे अधिक रस और एथेनॉल देखी गई है। मीठी ज्वार की विशेषताएं। पहला, उच्च बायोमास उत्पादकता 45 से 80 टन प्रति हेक्टेयर और उच्च वृक्ष अर्थात घुलनशील चीनी 16 से 20% होता है। ओके। मोटे डंठल और रसदार पोर परिपक्वता तक बने रहते हैं। तीसरा,
फोटो और थर्मो असंवेदनशीलता चारे या उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले अवशेषों की अच्छी पाचन शक्ति, मध्य मौसम और अंतिम सूखे के प्रति सहिष्णुता, उच्च जल और नाइट्रोजन उपयोग दक्षता, अनाज पैदावार 3.0 से 5.0 टन प्रति हेक्टेयर होता है। व्हीट सोरगम के उन्नत उत्पादन तकनीकें। पहला बुआई का समय खरीफ मौसम की फसल अर्थात जून से अक्टूबर तक। मानसून की शुरुआत के तुरंत बाद बुआई करें। सर्वोत्तम समय जून के दूसरे सप्ताह से जुलाई के पहले सप्ताह तक बुआई की जानी चाहिए। बुआई की विधि प्रति हील 3 बीज 5 सेंटीमीटर गहरे बुआई की जानी चाहिए। बुआई से पहले सुनिश्चित करें कि मिट्टी में कम से कम 30 सेंटीमीटर तक नमी हो। रबी मौसम की फसल अक्टूबर से फरवरी। बुआई का समय सितंबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के पहले की जानी चाहिए। रबी मौसम में बुआई के समय रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। ग्रीष्म मौसम की फसल बुआई का समय मध्य जनवरी से मई के अंत तक सिंचित क्षेत्रों में बुआई की जाती है और तापमान बुआई के समय रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। ओके। उर्वरक प्रबंधन 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास का उपयोग किया जाता है। बुआई के समय 50% नाइट्रोजन और पूरा फास्फोरस और पूरा पोटास दिया जाता है। शेष नाइट्रोजन 2 किस्त में दी जाती है। पहला 25 से 30 दिन के बाद और दूसरा 50 से 55 दिन के बाद मिट्टी में नमी की उपलब्धता जांचने के बाद प्रोवाइड की जाती है। बीज दर और अंतर 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज या 3 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ की सिफारिश की जाती है और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। ओके। पौधों की संख्या 1.10 से 1.20 लाख प्रति हेक्टेयर प्लांट होते हैं। ओके। सिफारिश से अधिक पौधों की संख्या होने पर डंठल पतले हो जाएंगे और भारी हवा और बारिश से पौधे गिर जाते हैं। ठीक है। कल्ले निकलना। यदि 20 से 25 दिन पहले कल्ले निकलते हैं तो उन्हें मैन्युअल रूप से हटा दिया जाता है। सिंचाई कब करें? सूखा जारी रहने पर गहरी मिट्टी में 20 दिन के अंतराल पर और रेतीली मिट्टी में 15 दिन के अंतराल पर इरिगेशन की जाती है। फसल की क्रिटिकल स्टेज में जैसे पेनिकल स्टेज में 35 से 40 दिन के अंतराल पर और फ्रूटिंग स्टेज में यानी कि दाना बनने के समय 55 से 65 दिन के अंतराल पर इरिगेशन की जाती है। ओके। फसल की कटाई का समय पौधों में फ्लावरिंग के लगभग 40 दिन के बाद यानी कि अनाज की शारीरिक परिपक्वता के समय की जाती है। ओके। जब दाने के निचले हिस्से पर काला धब्बा दिखाई दे तब फसल की कटाई की जाती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इसे याद रखिएगा। ओके। ज्वार चारा या सोरगम फोडर। ज्वार दुनिया की एक महत्वपूर्ण खाद्य फसल होने के साथ साथ अपने चारा और स्टोर के लिए भी मूल्यवान है। ज्वार का चारा उपयुक्त साइलेज और घास बनाने के लिए है और इस प्रकार दुबले मौसम के दौरान चारा आपूर्ति को पूरा कर सकता है। सूखा स्टोर विशेष रूप से शुष्क क्षेत्रों में जानवरों के लिए महत्वपूर्ण चारा स्टॉक बनाता है। यह मक्के के लिए बहुत शुष्क क्षेत्रों में खेती के लिए उपयुक्त है। ज्वार चारा का भौगोलिक वितरण। ज्वार का देश में चारा उद्देश्य के लिए 2.6 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है। खेती मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली राज्यों में की जाती है। यह खरीफ सीजन की कुल चारा मांग का 2 से 3 मांग को पूरा कर सकता है। ज्वार की कल्टीवेशन के लिए मिट्टी और इसकी तैयारी। ज्वार रेतीली मिट्टी को छोड़कर सभी प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती की जा सकती है। यह भारी मिट्टी में अच्छी तरह से जल निकास वाली होनी चाहिए, उस पर खेती की जाती है। यह मध्यम स्तर की लवणता को सहन कर सकता है और उपयुक्त पीएच 5.0 से 8.5 तक इसकी खेती की जा सकती है। इसे बारीक क्यारी की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें भूमि की तैयारी करने के लिए 2 से 3 होरोइंग पर्याप्त है, यानी 2 से 3 होरोइंग द्वारा भूमि की जुताई की जा सकती है। ओके।
जिससे अच्छी फील्ड प्रिपरेशन हो जाता है ज्वार की सोइंग के लिए। ठीक है, ज्वार की किस्में या वेराइटीज ऑफ सोरघम। बड़ी संख्या में सिंगल और बहुकट ज्वार की किस्में विकसित की गई है और इसका हरा चारा उपज 50 से 70 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष है। पत्ते की बीमारियों और तना भेदक के कम प्रकोप वाली स्पीसीज का उपयोग चारे के लिए की जाती है। उत्तर भारत में खरीफ के दौरान चारा उत्पादन के लिए ज्वार के कई प्रकार उगाए जाते हैं। पहला है सिंगल कट प्रकार। इसकी वेराइटीज है प्रो एग्रो चेरी और जवाहर चेरी 6। यह अर्ली सोइंग वेराइटी है और इसका कल्टीवेशन पूरे देश में किया जाता है। दूसरा है राज चेरी 1, राज चेरी 2 और हरियाणा चेरी। यह देर से बोई जाने वाली वेराइटी है और इसका कल्टीवेशन भी पूरे देश में किया जाता है। तीसरा है SI44 MP चेरी, यूपी चेरी 2। इसका कल्टीवेशन पूरे उत्तर भारत में किया जाता है। चौथा है पंत चेरी 3, यूपी चेरी 1, हरियाणा चेरी 6। इसका कल्टीवेशन यूपी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में किया जाता है। ज्वार का डबल कट प्रकार। इसके वेराइटीज हैं CO27 और इसका कल्टीवेशन तमिलनाडु में किया जाता है, और AS16, GFS1। इसका कल्टीवेशन गुजरात में किया जाता है। ज्वार का बहुकट प्रकार या मल्टीकट प्रकार। इसकी वेराइटीज है PCH 106, पूसा चेरी 23, जवाहर चेरी 69, हरा सोना और मीठा सूडान। इसका कल्टीवेशन पूरे देश में किया जाता है। ज्वार की दोहरी उद्देश्य वाली वैरायटी यानी कि अनाज और चारा वाली वैरायटी है CSP 15। इसका कल्टीवेशन उत्तर पश्चिम भारत में सिंगल कट के रूप में किया जाता है। और दूसरा है CSH 13। इसका कल्टीवेशन सिंगल कट संकर HC 16 से बेहतर किया जाता है। ओके, बहुकट और दोहरे उद्देश्य वाली ज्वार की किस्में और बुआई। किस्मों और संकर किस्मों के प्रकार। पहला है बहुकट संकर किस्में। इसमें पहला है PCH 106। इसमें 3 से 4 कट होते हैं और 65 टन प्रति हेक्टेयर हरा चारा की प्राप्ति होती है। मीठी सूडान में 55 से 60 टन प्रति हेक्टेयर उपज की प्राप्ति होती है और इसमें 4 कट होते हैं और इसमें मीठे और पतले तने की प्राप्ति होती है और यह सूखा और जल भराव के प्रति सहिष्णु होता है। दोहरे उद्देश्य वाली संकर किस्में। पहला है CSP 15। इससे 45 टन प्रति हेक्टेयर हरा चारा की प्राप्ति होती है और इसमें लंबे मीठे और रसीले तने की भी प्राप्ति होती है। डेटा तालिका का सारांश। अखिल भारतीय स्तर पर HC 308, CSP 15, CSH 20 MF, CSP 33 MF। इसका कल्टीवेशन अखिल भारतीय स्तर में किया जाता है। JJ 20 और JS 263 का कल्टीवेशन हरियाणा में किया जाता है। पंजाब सुडेक्स चेरी 1, पंजाब सुडेक्स चेरी 4 और SL 44 का कल्टीवेशन पंजाब में किया जाता है। तमिलनाडु में COFS 29 और राजस्थान में प्रताप चेरी 1080 का कल्टीवेशन किया जाता है। बीज और बुआई। बीज दर। एकल कट किस्मों के लिए 25 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और बहुकट किस्मों के लिए 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। बुआई की विधि। पंक्तियों में 30 सेंटीमीटर एकल कट में और 45 सेंटीमीटर बहुकट में पौधों की बुआई की जानी चाहिए। ठीक है, पौधों से पौधों का फासला 15 सेंटीमीटर और बीज की गहराई होनी चाहिए 2 से 5 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि बीज की बुआई 2 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर की जाती है। ओके, बुआई का समय। एकल कट किस्मों के लिए जून का मध्य से अंत तक बुआई की जाती है और बहुकट किस्मों के लिए बुआई अप्रैल से मध्य मई तक सिंचित परिस्थितियों में बुआई की जाती है। ओके, उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र में मई का अंतिम सप्ताह से जून का पहला सप्ताह तक बुआई की जाती है और वर्षा आधारित क्षेत्रों में मानसून की शुरुआत के बाद बुआई की जाती है। खाद और उर्वरक और सिंचाई। FIM का प्रयोग चारा उत्पादन बढ़ाने के लिए 25 टन प्रति हेक्टेयर सिंचित अवस्था में प्रयोग किया जाता है। उर्वरक की प्रतिक्रिया और खुराक। सभी सिंगल कट किस्मों में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्रोवाइड किया जाता है। ओके, फसलों को क्रमशः 80:40:0 के अनुपात में
सिंगल कट में फर्टिलाइज़र प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और डबल कट में उर्वरक 120:60:0 के अनुपात में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और बहु कट में उर्वरक 210:60:60 के अनुपात में प्रोवाइड किया जाता है। नाइट्रोजन का अनुप्रयोग: पहला, बेसल के रूप में 50% नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। सिंगल कट के लिए 40 किलोग्राम, डबल कट के लिए 60 किलोग्राम और बहु कट के लिए प्रति हेक्टेयर प्रति किलोग्राम की दर से पूरा फास्फोरस और पूरा पोटास बेसल के रूप में प्रोवाइड किया जाता है। टॉप ड्रेसिंग में शेष 50% नाइट्रोजन को बुआई के 35 से 40 दिनों के बाद सिंगल कट के रूप में प्रोवाइड किया जाता है। पहली कट के 30 दिन बाद और डबल कट के 30 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग किया जाता है, ओके। बहु कट किस्मों में 50 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रत्येक कट के बाद दिया जाता है, ओके। टॉप ड्रेसिंग के समय सिंचाई या वर्षा के बाद अनुप्रयोग ग्रीष्मकालीन में फसल को मिट्टी और जलवायु द्वारा पर्याप्त नमी सुरक्षित की जानी चाहिए, पर 10 से 15 दिनों के अंतराल में 5 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, ओके। ज्वार में सिंचाई: वर्षा आधारित खरीफ सीजन में वर्षा आधारित खरीफ फसल के रूप में ज्वार को किसी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, ओके। हालांकि सूखे के समय बुआई के 35 दिन के बाद सिंचाई करना फायदेमंद होता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा, ओके। और ग्रीष्मकाल में फसल को मिट्टी और जलवायु के आधार पर 10 से 15 दिनों के अंतराल में 5 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ज्वार से यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे से और बहुत ही डीपली दे देता है, ठीक है। निंदाई या वीडिंग: फसल वृद्धि के शुरुआती चरणों में खरपतवार पानी और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और अंततः भारी उपज हानि का कारण बनते हैं। बुआई के 15 से 30 दिनों के बाद या ग्रीष्मकालीन जोताई के बाद 1 से 2 बार हाथों से निंदाई गुड़ाई करने से या अंतःकर्षण क्रिया करने से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। हालांकि बरसात के मौसम में अंतःकर्षण मुश्किल हो जाता है, इसलिए हर्बिसाइड के उपयोग की सिफारिश दी जाती है। फोडर सोरघम में खरपतवारों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए एट्राजीन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और बोने के 25 से 30 दिन बाद 2,4-D 0.75 से 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खरपतवारों के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जा सकता है, ओके। विच वीट के नियंत्रण के लिए डायम्बका या मेटाक्लोर शाकनाशी का प्रयोग टैप क्रॉपिंग के साथ प्रयोग किया जाता है, ओके। फसल प्रणालियाँ: उच्च और गुणवत्तापूर्ण चारा उत्पादन के लिए दलहन के साथ ज्वार की अंतः फसल की सलाह दी जाती है। लोबिया सामान्यतः वर्षा क्षेत्र और ग्वार कम वर्षा वाले क्षेत्रों के साथ 2:1 अनुपात में इसकी खेती की जाती है, ओके। अंतः फसल के लिए दलहन के सीधे जीनोटाइप एक आदर्श है, ओके। सोरघम डिसीज: ज्वार की फसल कई बीमारियों से प्रभावित होती है। महत्वपूर्ण बीमारियां और उनके नियंत्रण के उपाय: पहला, डाउनी मिल्ड्यू स्क्लेरोस्पोरा सोरघी। इससे प्रभावित पौधे: पीली सफ़ेद संकीर्ण पत्तियां, डाउनी कवक वृद्धि, पत्तियों के दोनों किनारों पर नरम सफ़ेद डाउनी कवक की वृद्धि होती है। इससे प्रभावित पौधे बौने और स्थायी रूप से सूख जाते हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में यह गंभीर बीमारी है। इसके उपचार के लिए बीज उपचार एग्रोसान या सोरेसेन से 4 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से उपयोग किया जाता है। द्वितीय संक्रमण को कम करने के लिए डाइथेन Z78 का उपयोग 0.2% का छिड़काव किया जाता है। दूसरा, एंथ्रेक्नोज बीमारी पत्तियों और पौधों के निचले हिस्सों पर छोटे धब्बों के रूप में दिखाई देती है, जो बाद में ऊपर की ओर फैल जाती है, ओके। पत्ती के धब्बे केंद्र में हल्के भूरे और किनारे पर गहरे रंग के होते हैं। इसके नियंत्रण के लिए एग्रोसेन का 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर के साथ बीज उपचार किया जाता है। उसके बाद बुआई के 35 दिनों के बाद 10-10 दिनों के अंतराल पर जिनेब का छिड़काव करके बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है, ओके। ज्वार के कीट और प्रबंधन: सोरघम सूट फ्लाई मैग्नेट तने में छेद करते हैं और मुख्य अंकुर को खाते हैं।
जिससे बढ़ता हुआ ग्रोइंग पॉइंट नष्ट हो जाता है और परिणाम स्वरूप टेलरिंग होती है और गंभीर संक्रमण में टिलर पर भी हमला होता है। पौधों का सीडलिंग स्टेज कीटों के हमले के लिए अधिक संवेदनशील होता है, हालांकि हमला अर्ली बूट स्टेज तक जारी रहता है। कार्बोरेल 10 ग्राम, फोरेट 10 ग्राम, एंडोसल्फान 3 ग्राम या 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का अनुप्रयोग और एंडोसल्फान 0.07% का फोलियर स्प्रे से सोरघम सूट फ्लाई का प्रबंधन किया जाता है। सोरघम की जल्दी बुआई अर्थात जून का पहला सप्ताह में बुआई करने पर सोरघम सूट फ्लाई से बच सकता है। दूसरा है स्टेम बोरर। कैटरपिलर तने में छेद करते हैं और तने में प्रवेश करने से पहले पत्ती पर भी छेद करते हैं। युवा लार्वा तने में प्रवेश करने से पहले पत्ती को केंद्रीय भंवर के माध्यम से नीचे की ओर बढ़ते हुए बिंदु तक पहुंचाते हैं। विशेषता लक्षण डेड हर्ट्स का उत्पादन होता है। कार्बोरेल 0.05% का फोलियल स्प्रे 10 से 15 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 बार करने से बोरर प्रबंधन में प्रभावी है। परजीवी अर्थात कीड़ों के अंडे को नष्ट करने के लिए ट्राइकोडर्मा का उपयोग किया जाता है। ओके। सेट्स नेमेटोड्स यह आमतौर पर दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्रों में देखा जाता है। गर्मियों में मिट्टी की गहरी जुताई करने से नेमेटोड्स की आबादी में कमी होती है। कार्बोफ्यूरान से बीज उपचार 2 से 3%, सेबुफोस से बीज उपचार 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के साथ मृदा उपचार और तंबाकू घोल 2.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का अनुप्रयोग नेमाटोड प्रबंधन में प्रभावी है। फसल की कटाई और उपज सिंगल कट किस्मों में इन्हें 50 से 100% फूल आने की अवस्था पर यानी कि फ्लावरिंग स्टेज पर काटा जाता है। मल्टी कट किस्मों में पहली कटाई बुआई के 55 दिन के बाद की जाती है और दूसरी कटाई 40 दिनों के अंतराल पर की जाती है। ओके। पहली कटाई ज़मीन से 8 से 10 सेंटीमीटर ऊपर की जानी चाहिए ताकि प्रचुर मात्रा में नए कल्ले निकल सके। ओके। शुरुआती चरणों में फसल में हाइड्रोसानिक एसिड या धुरनी होती है। इसका 200 ppm से अधिक HCN जानवरों के लिए जहरीला होता है। सोरघम की कटाई बुआई के 45 दिनों से पहले नहीं की जानी चाहिए। पौधों में विषाक्तता साइलेज या हे बनाने से निकल जाता है और गर्मियों में कटाई से पहले एक सिंचाई की जानी चाहिए। हे बनाने के लिए फूल आने से पहले की अवस्था कटाई के लिए सबसे बेस्ट होता है और इस अवस्था में बायोमास नरम और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ओके। हरे चारे के रूप में उत्पादन सिंगल कट में 30 से 35 टन प्रति हेक्टेयर, डबल कट में 45 से 65 टन प्रति हेक्टेयर और मल्टी कट में 65 से 105 टन प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होता है। पोषक विवरण प्रोटीन सामग्री 7% और IVD-MD 50% होता है। ओके। ये सोरघम का कंप्लीट कोर्स है और मैंने इसमें उन सारे टॉपिक्स को कवर किया है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ओके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।